क्या हाल है जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आप आए हमारे यहाँ। रोज़ाना सुबह का आगाज़ कैसे होता है? बहुत ही बिज़ी होता है सुबह का। फ़ोन्स ऑन हो जाते हैं और काम, एक्टिविटीज़, कश्मीर की अपडेट्स, ख़ास तौर पे मैं समझती हूँ जब से 5 अगस्त 2019 को शहरा कटी है, उसके बाद इंफॉर्मेशन हासिल करना और जो कोई भी रिपोर्ट हो तो फ़ौरन उठते साथ एक तो पहले कलमा पढ़ती हूँ, दुआ करती हूँ अल्लाह से कि कोई खैर की ख़बर आए मकबूजा जम्मू कश्मीर से और ख़ास तौर पे यासीन साहब के बारे में। फिर उसके बाद दिन का आगाज़ किया, बच्ची को उठाया, तैयार हुए और फिर उसकी पढ़ाई का देखा, क्योंकि आजकल कोविड है तो स्कूल्स भी इस तरह नहीं बच्चे जा रहे हैं, तो उसका देखा, अम्मी को प्यार किया और फिर उसके बाद हमने नाश्ता करते हैं और फिर मैं ऑफ़िस में भी आ जाती हूँ, क्योंकि कश्मीर इशू एक ऐसा इशू है जो कि ना सिर्फ मेरे ऊपर बीत रहा है दिन रात, बल्कि उसके ऊपर दिन रात तहकीक करना, रिसर्च करना कि दुनिया का क्या क्लाइमेट है, किस तरीके से हम कश्मीर इशू को किस तरीके से उजागर कर सकते हैं दुनिया की अटेंशन सीख करने के लिए। यूएन के कवानीन, तो हमने एक इदारा बनाया हुआ है, पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे 2-3 ऑफिसेज़ भी हैं इस्लामाबाद में, मगर मैं घर से भी काम कर रही होती हूँ, घर में भी मिनी ऑफिस ही है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपने वक़्फ़ कर लिया अपने आप को कश्मीर काज के लिए, लेकिन हर बंदे की एक निजी लाइफ भी होती है कि पर्सनल लाइफ मेरी क्या है, मुश्किल है, बस यही है बच्ची के साथ वक्त गुजारना, फैमिली के साथ। मगर जिस तरह मेरी हॉबीज़ होती थी पहले, या केयर फ्री होना या सुकून से शॉपिंग पे जाना, जिस तरह लड़कियों लेडीज़ का होता है, या कहीं जिम जाना या कहीं क्लब जाना, तो वो ख्वाब ही बन गया है। स्कूल दौर की आपकी दोस्तें और कॉलेज दौर की दोस्तें, उनसे रब्ता है और क्या कभी कभी उनकी महफिल जमती है? बिल्कुल, कभी कभी जमती है, इतनी रेगुलर नहीं जमती। और मेरी जो वालदा और बहन मुझे बहुत दफ़ा फोर्स करती हैं कि दिन रात ओढ़ना बिछोड़ना आपका कश्मीर होता है, तो थोड़ा अपनी एज में नॉर्मल जो एक लाइफ होती है वो भी आपको पूरा हक है जीने का। मगर इतना बर्डन होता है काम का, इतनी ज़िम्मेदारी है इस काम की कि आज ख़ास आपके शो के लिए आई थिंक मैं थोड़ी बहुत हट के अपनी लाइफ की रूटीन कर रही हूँ, ताकि ऑडियंस को पता चले कि बेशक हम एक बहुत बड़ी तहरीक पर, हम नॉर्मल इंसान भी हैं, हमारी भी कुछ शौक़ हैं, मगर वो भी यकीन करें मेरे लिए आज एक चैलेंज हो रहा है। आपको घर को मैनेज कौन करता है? मेरी वालदा, वो हर चीज़, घर की भी बाहर की भी, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ मुझे मिलती है। आई थिंक उसमें मेरी मदर का मेन रोल है। घर को बड़ा डेकोरेट किया हुआ है आपने, ये आपकी सोच है या वालदा? ये हम सब की है, क्योंकि कश्मीर का जो कल्चर है, हेरिटेज है, ज़्यादातर तो उसी को हम दिखाते हैं, क्योंकि बहुत शौक़ है कश्मीरी कल्चर। और फिर हमारा इदारा भी है पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और मेरी वालदा को चेयरपर्सन है उसकी, पीस एंड कल्चर की। मेरी सिस्टर जो है वो सेक्रेटरी जनरल है। तो हमने फैमिली ने मिल के एक इदारा बनाया कि हम इसके आर्ट एंड कल्चर और पीस के ऊपर काम करें कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, एज अ थिंक टैंक। और फिर हम एक्टिविटीज़ करते हैं, तो यहाँ भी बहुत फॉरेन हाई पावर डेलीगेशंस हमारे रेजिडेंस पर आती हैं। तो हमारा जो ड्राइंग रूम है, आपने देखा ही होगा, कश्मीर म्यूज़ियम ही लगता है। कुछ मेरी भी थोड़ी बहुत पेंटिंग्स जी। अच्छा, पेंटिंग के लिए तो बड़ा एक पुरसकून सा माहौल चाहिए होता है और बड़ा वक्त चाहिए होता है, तो कितना वक्त निकाल लेती हैं? कभी कभी फ़ेज़ आता है मेरे पे, फिर से अपने जो असल पुराना जो सेल्फ़ है पेंटिंग का, मैं उसकी तरफ जाती हूँ जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है और मुझे दिल चाहता है कि मैं दुनिया से कट के एक और दुनिया में चली जाऊँ और सुकून की और कलर्स के अंदर खेलूँ। मगर उसके अंदर भी मैंने कोशिश की है कि मेरा आर्ट, अगर पेंटिंग मेरा टैलेंट है, तो उसके अंदर भी मैं कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो भी दिखाऊं और कश्मीर की खूबसूरती भी दिखाऊं। कॉलेज लाइफ और जो स्टूडेंट्स दौर होता है, उसमें लड़कियों की अपनी एक ख्वाहिशात होती हैं। माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं, ग्रेसफुल लेडी हैं, क्या कभी किसी मॉडलिंग में हिस्सा लिया? ड्रामाज वगैरह में मैं पार्टिसिपेट करती थी और इलेक्शंस भी लड़े। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, फिर आर्ट एग्जिबिशंस में परफॉर्म, अपनी पार्टिसिपेट करना अपनी पेंटिंग्स के थ्रू। फिर उसके बाद पोइट्री का बहुत शौक़ था मुझे, तो पोइट्री कॉन्टेस्ट के अंदर, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में, तो टीचर मजाक से मुझे कहती थी कि आपको ना माइक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो आप बिल्कुल चुप होती हैं, मगर जिस वक्त आप पोडियम पर आती हैं आप इतनी लाउड हो जाती हैं कि माइक हमें हटाना पड़ता है। तो वो मुझे आई डोंट नो, हंसी आती थी अंदर अंदर से कि पता नहीं क्या हो जाता है। मगर अब तो लाइफ ही ऐसी है कि हर वक्त हमने बहुत ही स्ट्रॉन्गली अपना मौक़िफ़ जो है वो ना सिर्फ मोदी को सुनाना है, बल्कि पूरी दुनिया तक
अपना वो पैगाम लेके जाना है। मलिक साहब को पहली दफ़ा आपने एक तकरीब में देखा और वो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उससे पहले मलिक साहब को कितना जानती थी? बचपन से हमने कश्मीर मैगज़ीन और ये चीज़ें पीटीवी पर देखी थी और इनकी तस्वीरें तो सबको पता था कि कौन इतने बड़े अजीम लीडर्स हैं, मगर बारीकी से आप समझें कि उनकी डिटेल्स वगैरह इतना ज़्यादा नहीं पता था। मुख्तसर सी मुलाकात में उन्होंने आपका नंबर कैसे ले लिया? ये नंबर नहीं उन्होंने लिया, मेरी वालदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की थी और सेंट्रल लीडर भी थी और पॉलिटिशियन है वो, और आजकल थोड़ी बहुत उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को क़ैदबाद किया है। अम्मी तो मिलती रहती थी, मगर एक इवेंट के अंदर मेरी वालदा ने कहा ये हिस्टोरिकल मोमेंट है तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को, यूथ को आना चाहिए, ये तो आपके लिए बहुत बड़ा एक मौका है, सबके लिए, सारी कौम के लिए, कि इनको मिलें, इनकी एक झलक देखें, इनकी आवाज़ सुने, कितनी अजीम इनकी जद्दोजहद है। तो मैं भी चली अपनी वालदा के साथ और फिर उसके बाद उनसे उनकी उस वक्त स्पीच चल रही थी जिस वक्त इत्तेफाक से हम पहुँचे और थोड़ी लेट हो गए मेरी वजह से, थोड़ी मैं लेट घर से निकली तो मेरी वालदा ने कहा चलो पहुँचे, लेट ना हो जाए, तो एंड की सीट्स हमें मिली थी। तो आगे सारे कैमरास वगैरह लगे हुए थे, लाइव चल रही थी उनकी स्पीच। तो उस वक्त जो पहले अल्फाज मैंने उनकी सुने उनकी आवाज़ में, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे कलम पे लिखा है, लाजिम है कि हम भी देखें वो दिन। जिस तरीके से वो रिसाइट कर रहे थे फैज़ अहमद फैज़ की ये गज़ल, मैं उनकी बेटी को भी जब मिली तो मैंने कहा ये फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल थी जो मुझे लेके खींच के ले गई इस जंग के अंदर, और ख़ास तौर पे उसको जिस तरीके से, जिस कैफियत के साथ यासीन साहब इज़हार कर रहे थे, तो एज अ स्टूडेंट आई वाज जस्ट शेकन। इतना मेरे अंदर एक मुझे समझ ही नहीं हुआ कि कैसी कैफियत मेरे अंदर तारी हो गई, कि कितना गम है, कितना वहाँ दर्द है, जुल्म है, और उनके ये रहनुमा हैं, इनके साथ क्या क्या नहीं हुआ टॉर्चर। तो उसके बाद फिर मैंने उनकी ऑटोग्राफ ली, मेरी वालदा ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया उनसे, तो ऑटोग्राफ पे उन्होंने अपना नंबर, ईमेल वगैरह जिस तरह फ़ैन्स को देते हैं, तो मेरी वालदा और भी बहुत से मिनिस्टर्स, MNAs लोग इर्द गिर्द उनके थे और तस्वीरें खींच रहे थे। पुराने ज़माने में जो थे ना महबूब या आशिक, अपने खतूत जो है ना वो असासा समझ कर संभाल के रखते। बिल्कुल। उनकी जो मेल्स आई आपको, जिससे आपके राह और रस्म बढ़े, क्या आपने सेव कर रखी हैं? एक एक चीज़ सेव्ड है मेरी। जब उन्होंने पहली ऑटोग्राफ दी, पहली जो तस्वीर थी जब हम मिले, एक एक चीज़ सेव की हुई है मैंने, और मेरी आदत भी ऐसी है कि मैं कलेक्ट करती हूँ। पहला जो गुलाब उन्होंने दिया था, रोज़, वैलेंटाइंस तो खैर उसके 1-2 महीने कुछ दिनों के बाद ही हमारा निकाह था, तो वो भी मेरे पास प्रिजर्व्ड है, वो भी मैं फेदर्स वाला दिया था उन्होंने। कहते हैं कि मलिक साहब ने तो जो है तहरीक आज़ादी से शादी कर रखी थी और वो शादी नहीं करना चाहते थे। पहली ही मुलाकात में क्या आपने जादू किया कि उन्होंने आपसे शादी कर ली? मुझे कुछ पता नहीं है, ये तो अल्लाह ही जानता है, या बल्कि उनसे पूछें, अल्लाह करे वो जल्द रिलीज़ हों और आएँ तो आप ज़रूर पूछें। बल्कि ये तो उनके सब दोस्त मुझे कहते हैं कि उन्होंने कहा था जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा वो नहीं करेंगे, मगर फिर शायद उनको होप नज़र आया था पीस प्रोसेस के दौरान कि उनकी भी ज़िंदगी एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरह वो अपने ख्वाब जो हैं वो पूरे कर सकते हैं। तो उस वक्त क्योंकि माहौल भी काफ़ी बेहतरी की तरफ था, तो शायद, और उनको प्रेशर ये तो बहुत ज़्यादा था अपनी वालदा की तरफ से, क्योंकि एक लौते बेटे हैं और बहनों की भी बहुत ख्वाहिश थी, उनकी 3 बहनें हैं, कि उनका घर बसे, उन्होंने सिर्फ गम ही देखें। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो, लेकिन आपने बड़ी सादगी से शादी कर ली और उसे भी खुफिया रखा। खुफिया तो नहीं, सबके सामने निकाह हुआ, सबके सामने ऐलान हुआ, बल्कि कुछ ज़्यादा ही पब्लिक थी शादी हमारी, और मैं इतनी शाय इस किस्म का इंसान, और मेरे लिए इतना ज़्यादा फ़ौरन ही निकाह के बाद एक इमोशनल मोमेंट होता है, सारे माइक्स का आ जाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, तो मुझे इतनी आदत नहीं थी। मेरी वालदा खैर वो तो पॉलिटिक्स में है, मगर ऐसे मोमेंट पे एक लड़की को इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल कवरेज और इतनी शोबिज़ की कवरेज नहीं है ये, बल्कि एक ब्रिज बन गया था कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में, तो इतनी भारी जिम्मेदारी कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है कश्मीरियों के लिए। मगर वैसे तो सादगी उस लिहाज से थी क्योंकि कोई मेहंदी नहीं हुई और कोई ढोलकियाँ वगैरह नहीं हुई, क्योंकि इतनी वहाँ शहादतें हुई हैं, तो मेरी वालदा ने यही सोचा कि हमने निकाह करना है और एक ही दफ़ा फिर रुखसती कर देनी है जिस वक्त वीज़ा होगा। तो वाकई जब रुखसती थी वो बिल्कुल खामोशी से आराम से घर के कुछ फैमिली रिलेटिव्स को बुलाया गया
और फिर जब वीज़ा मिला तो वो खामोशी से मेरी रुखसती हो। नाजरीन, आज हम सारा दिन गुजारेंगे मिशाल मलिक के साथ और उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहेंगे। तो चलते हैं, आज वो हमें कहाँ कहाँ लेके चलती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है रेहाना मलिक साहब? आपके ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा मुझे लगा, आपने बड़ा घर को डेकोरेट किया हुआ है और जिस तरीके से इनकी परवरिश की है, वाकई एक माँ को जो है ना वैसा ही होना चाहिए। वाकई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजर, हर चीज़ में मुझे बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सोचें ना, अगर सारी माएँ ऐसी जो सारियाँ मुजाहिदा बन जाएंगी, इतने पाकिस्तान का क्या बनेगा? रोज़ाना नाश्ते का टेबल इसी तरह सजता है? बिल्कुल ऐसे ही सजता है। शुरू से हम लोग का वैसे लाइट ही होता है, आपने देख ही लिया होगा कि बस ब्रेड और ये देसी अंडे। अच्छा, मुझे ये आपकी टेबल पे ये नई चीज़ लग रही है, ये क्या है? ये भी काफ़ी अरसे से हम लोग खाते हैं, बल्कि आई थिंक शादी से पहले की। अम्मी को भी बड़ा शौक़ है और पापा को भी। जो कश्मीरी कुलचे होते हैं और ये चोचोरूज़, ये डाइटिंग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं अगर फूड पॉइजनिंग भी हो जाए तो। उसकी डिफरेंट किस्म की हैं ये ब्रेड्स हैं, आप ज़रूर टेस्ट करें। तो फिर जब यासीन आए थे पाकिस्तान पहली दफ़ा, तो फिर उनके ऑनर में जब अम्मी ने किया था फंक्शन, तो उसमें हमने रखी थी कश्मीरी ब्रेड्स, तो बड़े वो हैरान हुए। तो ब्रेकफास्ट में आपको क्या पसंद है? बचपन से ही 7 बादाम जो भिगोती हैं अम्मी, और अंजीर खुद अपने हाथ से, और फिर वो सुबह को हम लोग खाते हैं सब बच्चे। शादीशुदा भी हो गए, मगर ये अम्मी का ही होता है इन चीज़ों के अंदर कि बादाम खाएं निकलते वक्त, क्योंकि इतना पढ़ाई लिखाई का काम है। तो आज आपके लिए भी बादाम होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि सबीन और मिशाल दोनों को आपने कुकिंग भी और बेकिंग भी सिखाई क्या? इनमें से दोनों में से कौन बेहतर कुकिंग और बेकिंग कर लेती है? अब मैं बता दूं? दे आर वेरी वेरी गुड कुक्स। तो जब आप आए ना, किसी दिन वक्त निकालें, तो आप खुद जज कर लें कि इनको क्या आता है। सब कुछ आता है ज़माने की, कौन सी चीज़? फिर कंपटीशन करवाना पड़ेगा। बट मैंने 1-2 दफ़ा ही जो कुकिंग की है अपने हस्बैंड के लिए भी, और घर में मतलब मुझे ये है कि मैं चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ। सेट करना, वेलकम करना, मैनेज कर लेना, डस्टिंग, ये वो, आयरनिंग कर ली, कभी सर्वेंट नहीं है तो बर्तन धो लिए, मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे आती है। बट कुकिंग आई डोंट नो मच। आज दिन का आगाज़ बड़ा पुरतकल्लफ नाश्ते से हुआ। अब देखते हैं मिशाल मलिक हमें कहाँ कहाँ लेके जाती हैं। आप अपनी बेटी को क्या बनाना चाहती थी? मैंने और इनके वालिद साहब ने, हमारा एक नज़रिया था कि हम बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे दें, उसके बाद जिधर उनका ट्रेंड है उधर चले जाएं। माएँ जो होती हैं वो अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा हसास होती हैं, तो आपने इनकी शादी को ऐसे ही आसानी से इजाज़त दे दी? आपको पता नहीं था कि आपकी बेटी को कितनी मुश्किलात फेस करना पड़ेंगी? यकीन करें, इसमें पूरा इसकी डेस्टिनी थी। तीनों बच्चों की अपनी जगह पर थी। वो ऐसे कि फिर वो रास्ते बनते हैं, अल्लाह ताला रास्ते बना देता है, क्योंकि हमने कुछ प्लान किया, अल्लाह का एक और निज़ाम है। ये वैसे इसको क्या कहें, ये तो सारे कुदरत के मामलात होते हैं कि देखें कैसे सबब बना और कैसे ये सारा कुछ हो गया। अनबिलीवेबल सा लगता है, अनबिलीवेबल। और लेकिन अल्लाह ताला करता है ना, वो सीधा आया और आते ही उसने मुझे हाथ मिला लिया, और इसको और दुनिया उसके साथ थी, सारे MNAs, MPs, लेडीज़ में एवरीबॉडी। अब अपना उसने तारुफ कराया मुझसे, इससे, और फिर पूछा मैं कौन हूँ, ये कौन, सारा कुछ। फटाफट उसने अपने पता नहीं कितने फ़ोन नंबर थे, अपने बंदे को बुलाया और अपने हाथ से लिख कर ना उसने एक छोटे से कागज़ पर कहता है कि ये आप रख लें और इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और मैं आया हूँ यहाँ पर। आपकी बहन इंटरनेशनल फेम की शोहरत की हामिल हैं, आपको कैसा फील होता है छोटी बहन के बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत ही खुशी होती है। खुशी तो शायद एक बहुत ही छोटा लफ्ज़ है, क्योंकि फ़ेम, देखिए ये फ़ेम भी बड़ा डिफरेंट किस्म का है। फ़ेम सेलिब्रिटीज़ को मिलता है, टीवी स्टार्स या मूवी स्टार्स को मिलता है। इनको जो मिला है वो बहुत ही डिफरेंट नेचर का है। और जैसे फ़ातिमा जिन्ना
जैसे बड़े बड़े हमारी हस्तियां गुजरी हैं जो बहुत एलिगेंट लेडीज़ थी, जो बहुत क्वालिटीज़ रखती थी, नॉट जस्ट लुक्स बट उन्होंने वाकई में बहुत से काम भी किए। तो ये एक बहुत बड़ी तहरीक को लीड कर रही हैं। तो मैं यकीनी तौर पे इनकी ख़ुद भी फ़ैन हूँ। बेशक मैं घर में बड़ी हूँ, इनसे बड़ी हूँ, मेरे खैर से भाई हैं फिर, और फिर सबसे छोटी हैं ये घर में। लेकिन ये है कि बहुत ही ये लविंग है और बहुत केयरिंग है, और अल्लाह ने इनको अक्ल दी है, अपने ईयर्स से ज़्यादा इनको अल्लाह ने विजडम दी है। बहनें तो एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ें शेयर कर लेती हैं, राजदान भी होती हैं। क्या आप ड्रेसिंग भी चेंज कर लेती हैं? कर लेते हैं जी हम डेफिनेटली। शॉल्स, हम जूते, मेकअप, एक दूसरे को गाइड करना कि कैसे कपड़े चूज़ करें, किस ओकेजन के मुताबिक। फ़िटनेस की तरफ हम लोगों का रुझान है, स्पेशली ये मुझे बहुत ज़ोर देती हैं, हेल्थ की केयर करनी चाहिए। तो यस, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग एक दूसरे के बहुत करीब हैं। और ये सारी ट्रेनिंग मेरे ख़्याल में वालिद साहब को तो गुज़रे हुए ज़माना हो चुका, लेकिन ये हमारी वालदा की ट्रेनिंग है। रज़िया को कब लेके आती हैं यहाँ? कोविड में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फाइंड हो गए हैं टेलीफोन से, कैमरास के ऊपर, आपको पता ही मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। तो उससे ये होता है कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती। तो उसके लिए मेक श्योर मैं करती हूँ कि बाहर लेकर आऊँ, झूलों पे ले आऊँ। ये बताइएगा कि आप खुद बच्ची को होमवर्क करवाती हैं या ट्यूटर रखी हुई है? नहीं, वो तो मैं भी नहीं ख़ास कराती, वो खुद करती है। ट्यूटर के कॉन्सेप्ट में मैं नहीं हूँ। क्लास होती है ऑनलाइन आजकल बच्चों की, मगर इतनी छोटी एज में ट्यूशन, वो तो बंदा कोई बड़ी क्लास में A लेवल्स में हो या कुछ हो, जब स्टडी ज़्यादा टफ हो जाती है अगर ज़रूरत। बट आई डोंट थिंक सो। शी इज़ माशाल्लाह वेरी इंटेलिजेंट। उसकी मेमोरी खासी तेज़ है अपने वालिद साहब की तरह। और मेरी वालदा कहती है मेरी तीसरी बेटी है, तो उन्होंने उसको भी पाला है और उसको ग्रूम किया है। तो उसको हमेशा, जिस तरह हमें हमारे पेरेंट्स ने हमेशा कहा था, ऑलवेज़ वेयर योर कॉन्फिडेंस ऑन योर स्लीव्स, मतलब कि स्पेशली लड़कियों को कि झुक के नहीं चलना, आपने कॉन्फिडेंटली दुनिया के अंदर आपने वॉक करना है। तो जब घर से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है तो नेचुरली फिर आप आगे आप प्रॉब्लम्स आपको कम होती हैं, डरे नहीं होते, घबराए नहीं होते आप। आपको मम्मा के साथ पार्क आना कैसा लगता है? बहुत मज़ा आता है मुझे। मम्मा कहाँ लेके जाती हैं? कभी मॉल, कभी पार्क, मज़ा बहुत आता है। पापा को मिस करती हैं? बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगी पापा को? पापा, आई मिस यू। मिशाल, आप कहाँ के इरादे हैं? बस मैंने कहा आप इस्लामाबाद आएँ तो पीर सुहावा के बगैर तो इनकम्प्लीट है। थोड़ा सा आपको भी वहाँ पे थोड़ी दूध पत्ती आप पिएँ और जो मरगला की हिल्स हैं वहाँ बैठें और थोड़ा ऑक्सीजन इनहेल करें और सुकून लें, क्योंकि ये मेरा फेवरेट जगह है आने के लिए जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए। आप जैसे स्टेटस के लोगों को मुख्तलिफ लॉबियाँ अप्रोच कर रही होती हैं, आपको भी कभी ऐसे हालात का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब लॉबीज़ की बात होती है, इंटरनेशनल लॉबीज़ की, तो उसमें हिंदुस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है पूरी दुनिया में। चाहे वो ट्विटर के ऊपर हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे जो उनके CEOs हैं गूगल के अंदर, तो उनकी एक बहुत बड़ी मोनोपोली है बाहर के मुल्कों में। जो उनका एक डायस्पोरा है इंडिया का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सारे लॉबिस्ट भी, लॉबियस्ट, स्ट्रैटेजिस्ट, वो लॉबिंग फर्म्स होती हैं, उनको हायर किया जाता है पाकिस्तान के और कश्मीर के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बिल्ड, झूठा नैरेटिव बिल्ड करने के अंदर। और उसमें हाल ही में जो डिसइंफो लैब का जो स्कैम आया है 2019 दिसंबर के अंदर, 2020 दिसंबर के अंदर, उसने 200 से ज़ायद जो है ऐसी झूठी NGO जो झूठा प्रोपेगेंडा इंडिया का पाकिस्तान और कश्मीर के ख़िलाफ़ कर रहे थे, जिसकी वजह से फैटअप में भी बहुत मामला बिगड़ा। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान को भी और कश्मीरियों को कि हम लोग यकजा हो के बाहर के मुल्क में जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उनके अंदर हम नेटवर्किंग करें, लॉबिंग करें
और अपने जो मौक़िफ़ को हिंदुस्तान के झूठे मौक़िफ़ के सामने खड़ा करें स्ट्रॉन्गली। आपको डी ट्रैक करने के लिए किसी ने अप्रोच किया हो, किसी लॉबी ने? डी ट्रैक तो आपको पता है, जब इस तरह की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है और उसमें हिंदुस्तान के जो फेवर में जो ममालिक उसके एजेंडे को जो सपोर्ट इनविजिबली करते हैं, बिहाइंड द कर्टन्स करते हैं, उनकी तरफ से भी प्रेशर्स आते हैं और हिंदुस्तान की तरफ से बहुत सी प्रेशर्स और थ्रेट्स आती हैं, डेथ थ्रेट्स आती हैं। रज़िया सुल्ताना स्कूल नहीं जा सकती है, आपको पता ही है, बहुत सी थ्रेट्स होती हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मिशन से, अपने काम से जो हट जाएं, क्योंकि मेरी जो यूनिक पोजीशन वो ये है, क्योंकि इस वक्त ख़ास तौर पे 5 अगस्त के बाद, क्योंकि हमारी सारी जो लीडर्स हैं उनको चुप कर दिया गया है, उनको जेलों में बंद किया हुआ है या उनको जहर दे दिया गया है। फिर यासीन साहब एक डेथ सेल में, तो जब सब के सब हमारे मेन लीडर्स की आवाज़ें बंद कर दी हैं और वहाँ के लोगों को एक कर्फ्यू, एक डबल लॉकडाउन, एक सीज के अंदर कैद किया हुआ है, तो उनकी आवाज़ पहुँचाने के लिए आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी है। और इससे फिर नेचुरली बहुत सी ऐसी क़ुव्वतें होती हैं जो चाहती हैं कि जो डायरेक्ट विक्टिम्स हैं या जो डायरेक्ट इस तहरीक को चला रहे हैं वो लोग, तो उनको हटा दिया जाए रास्ते से, या वो उनके इशारों पे नाचें। जिस तरह बहुत से लीडर्स होते हैं दुनिया भर में, वो डमी किस्म के लीडर्स होते हैं, ऊपर से लिप सर्विस कर रहे होते हैं, मगर अंदर से उन्होंने अपने जो हैंडशेक किए होते हैं। बाहर की जो ऐसी पावर्स होती हैं जो चाहती हैं कि हम बैकआउट कर दें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सच और हक़ में इतनी बड़ी ताकत है कि चाहे जो भी कोई ऑफ़र, चाहे मैं वो नहीं बताना भी नहीं चाहूँगी कभी, क्योंकि मैं उनको बहुत छोटा समझती हूँ। तो हमने अपने वालिद साहब को भी देखा है, अपनी वालदा को, मैंने अपने हस्बैंड को, कि ये पावर और चंद दिनों, चंद लम्हों के लिए कोई चीज़ एंजॉय करना, आई थिंक ये कोई मानी नहीं रखता जब आप एक ऐसी कॉज में हैं जो कि लार्जर दैन लाइफ है और जिससे हिस्ट्री जो है वो रीचेंज होगी, आपके मैप्स बदलेंगे दुनिया के अंदर। आप इतनी बड़ी एक कौम की आज़ादी के लिए, और वो भी दुनिया की वो आज़ादी जो कि मैं समझती हूँ पैलेस्टाइन से भी ज़्यादा यहाँ जुल्म हो रहा है, मगर दुनिया तक ये पहुँचता नहीं है। और ये सबसे पुराना मसला है यूनाइटेड नेशंस में। इसलिए मैं दुनिया भर जाती हूँ, डट के फेस करती हूँ इंडियन लॉबी को भी, उनकी हरासमेंट भी, बाहर के मुल्कों में भी, श्रीनगर में भी, दिल्ली में भी। उन्होंने वैसे भी मेरा नाम NIA के अंदर डाला हुआ है। तो हम लोग इन चीज़ों से, क्योंकि एक दफ़ा आप अगर स्टैंड ले लेते हैं तो फिर आपका कोई रिटर्न नहीं। आपने अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क मुख्तलिफ तकरीबात में जाना होता है, क्या पाकिस्तान के किसी अदारे से ब्रीफिंग लेती हैं? पाकिस्तान इज़ अ सिग्नेटरी पार्टी टू इट, और इंडिया भी पार्टी है और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस। मगर पाकिस्तान हमेशा जो है वो कश्मीरियों की आवाज़ बना है, कश्मीरियों के हर दुख, हर गम के अंदर खड़ा रहा है। तो नेचुरली जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट थिंक टैंक्स हैं, फ़ॉरेन ऑफिस भी मुझे अक्सर बुलाता है, ब्रीफिंग्स जो होती हैं, और हमारी जो क्लोज डोर भी जो मीटिंग्स होती हैं, फिर बहुत सी हाई पावर्ड जो डेलीगेशंस आती हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अक्सर फिर हमारे घर आती हैं, डायरेक्टली भी आती हैं। कुछ को मैं इनके ऑफिशियल जो फंक्शंस होते हैं मुझे बुलाया जाता है एज स्पीकर, और फिर मेरे राब्ते होते हैं। तो डेफिनेटली मैं पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ देखती हूँ, मगर मेरे लिए सबसे बढ़कर है कि UN की करारदादें, उसके मुताबिक हक़ खुद इरादियत जो है वो हमें दिया जाए, और उसके अंदर सबसे बड़ा जो सपोर्ट है दुनिया के अंदर, जो मुल्क जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है, वो डेफिनेटली पाकिस्तान है। हुकूमत मुखालफ कहते हैं कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया है। ये ख़ास करके मकबूजा कश्मीर का जो स्टेटस चेंज हुआ है, कि इसमें इमरान खान की कमज़ोरी नज़र आती है? देखिए, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी लीडर हो, चाहे वो जितना भी पावरफुल हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई लीडर आए यहाँ पे, मगर कोई भी ये जुर्रत ही नहीं कर सकता कि कश्मीर का इस तरह सौदा कर दे। क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कि वो उसको जीने ही नहीं देंगे। यहाँ पे ब्लडी रेवोल्यूशन आ जाएगी पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान का कोई लीडर ये तसव्वुर भी करे कि वो सौदा कर दे या शहर को काट दे। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में और इवन हिंदुस्तान पूरे में अक़लीतों के साथ एक जाबराना रवैया इख्तियार कर रखा है। अब इंडिया जो है ये RSS का इंडिया है। हिंदुत्वा जो है, जो उनकी इंटेलिजेंसिया भी है, उसमें भी हिंदुत्वा और RSS और सैफ्रनाइजेशन और अखंड भारत का नैरेटिव जो है वो मंजन जो है वो बेचा जा रहा है। तो उसके तहत हम देख रहे हैं
कि आइंदा चंद सालों के अंदर जिस तेज़ी के साथ हिस्टोरिकल मुग़ल जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे, उनके ऊपर मुसलमानों की जगह हिंदुओं के नाम डाले जा रहे हैं, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मंदिरों की तामीर की जा रही है, उसके साथ फोर्स्ड कन्वर्जन्स की जा रही हैं, फिर उसके साथ साथ उनकी जो पुराने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं जो माइनॉरिटीज़ के हैं वो छीने जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि आपको तभी मिलेंगे अगर आपके पास्ट की जो पिछली जनरेशन्स हैं अगर उनमें से कोई हिंदू थे, तो अगर वो थे तो फिर आप हिंदू अपने आप को शो करें पेपर के ऊपर। तो ये इतना खौफनाक एक विशियस साइकिल जो चल रहा है वहाँ पे, जिसका आई थिंक कोई इख्तिताम ही नहीं हो रहा है और मैं समझती हूँ कि कंप्लीट सिविल वॉर की तरफ हिंदुस्तान जा रहा है। सबीन, आप बड़ी बहन हैं, इनकी बचपन की कोई शरारतें हमें बताएं। ये बचपन में क्या गुल खिलाती थी? बहुत ही नॉटी थी और बड़ी शरारती सी, और जैसे नहीं होता बड़े शरारती लड़के जैसे होते। अच्छा, वैसे ना बड़े जो होते हैं ना वो सफ़र भी बड़ा करते हैं, कुर्बानियाँ भी बड़ी देते हैं, लेकिन एडवांटेज भी उनको बहुत ज़्यादा होता है, छोटों से काम कराना, उनका खाना खा जाना। ये बात वैसे है कि काम मैं वैसे बहुत करवाती थी, ये तो है। ये बात सच है कि खाने जो इनका बच जाता था तो वो मैं अक्सर खा लेती थी। आसिफ साहब, आपका भी बड़ा रोल है, ख़ास करके क्योंकि इनकी फैमिली में यहाँ मर्द नहीं है और आप ही लुक आफ्टर करते हैं। जो काम मिशाल कर रही है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हमारे सियासतदानों में से कोई कर रहा हो ऐसा। और हिस्ट्री में अगर आप हिस्ट्री उठा लें, कोई भी बहुत सारी लेडीज़ ने काम किए, लेकिन अपने मियाँ का इतना साथ कम लोगों ने दिया। अपनी कॉज के लिए इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो ये बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, हम इनके साथ चलते हैं तभी फ़ख्र होता है। इनके साथ अगर हमें कोई काम करना पड़ता है तो हम बड़े फ़ख्र से करते हैं। महरीन, आप मैडम को असिस्ट करती हैं और इनके प्रोग्राम मैनेज करती हैं। आपने इनको एज ए बॉस कैसा पाया और इनकी ज़िंदगी को आप किस तरह से देखती हैं? बीइंग अ बॉस मैंने इनको बहुत अच्छा पाया। शादी के बाद एक औरत के लिए उसका खाविंद ही उसके लिए सबसे बड़ा हौसला होता है, जो कि इनके पास नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने इनको बहादुर खातून पाया और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि ये जल्द इनके खाविंद रिहा होंगे और हम वो खुशी का दिन देंगे। इंशाल्लाह आपकी पेंटिंग का फोकस जो है वो इंसानी हुस्न है या कुदरती मनाजर हैं? तो मुझे बचपन से बहुत स्ट्राइक करती थी आइज़ और फीचर्स लोगों के ना, तो मैंने बहुत सी पोर्ट्रेट्स बनाई हैं और इक्वली लैंडस्केप, पहाड़ों में जाना और जंगलों की। और फिर अल्लाह ने मुझे पे एक बहुत बड़ा एक मुझे गिफ्ट दिया कि दुनिया की जन्नत भी मैंने देख ली अपनी आंखों से। और फिर वहाँ पे मैंने डल लेक पे बनाई बहुत सी खूबसूरत पेंटिंग्स, और फिर मैंने विक्टिम्स की भी बनाई हैं, एनिमल्स की भी मैं बनाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं मतलब जो भी अल्लाह की कोई भी चीज़, मुझे फ्रूट्स का बहुत शौक़ है, फ्रूट्स का स्टिल लाइफ्स का बनाने का, मगर मुझे आइडिया ही नहीं था कि लाइफ ने कहाँ ले जाना है। मगर मैंने कोशिश की है कि इस टैलेंट को मैं अपने साथ रखूं। ट्रिब्यूट भी होता है अल्लाह ताला को, मैं समझती हूँ। कोई पोइट्री के थ्रू करता है, कोई पेंटिंग, क्योंकि सबसे बड़ा मुसव्विर तो अल्लाह है और हुस्न का, ब्यूटी का। तो जब मैं बना रही होती हूँ तो मैं मेरी माइंड में, जब मैंने कवालियाँ लगाई होती हैं तो मेरे माइंड में यही होता है कि ये जो कैरेक्टर मैं बना रही हूँ अल्लाह ताला ने बनाया है। मैंने यासीन साहब की भी बहुत सी पेंटिंग्स बनाई हैं और कुछ सामने बिठाकर उनको की हैं मैंने, थोड़ी बहुत जितना उनके पास टाइम होता है, कुछ ख्याली। तो ये डिपेंड करता है बिल्कुल। एजुकेशन आपकी सारी जो है वो इक्तिसादियात की है और फिर शायरा और मुसव्वरा, ये बिल्कुल अपोजिट नहीं है? वो एक्चुअली मेरी बड़ी ड्रीम थी NCA जाने की, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की, बचपन में। मगर अनफॉर्चुनेटली हॉस्टल में परमिशन नहीं मिली पेरेंट्स की तरफ से जाने की। और मगर ये एक ऐसा पैशन होता है कि जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर किया है अपनी सारी स्टडीज़। तो आई थिंक इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आप पॉवर्टी पे काम कर सकते हैं, आप पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे। और मैं कोशिश करती हूँ जब कश्मीर की भी बात हो तो बीइंग एन आर्टिस्ट, जो उनका कल्चर है, हेरिटेज है, वो भी देखें एक शनाख्त है आपकी। तो वहाँ मैं कश्मीर जब गई तो वहाँ कोई आर्ट गैलरी नहीं, फिर बड़ा मैंने फिर वहाँ शोर मचाया वहाँ आर्टिस्ट के में। मैंने कहा श्रीनगर जैसी जन्नत के अंदर आर्ट गैलरी क्यों नहीं बनी? तो आपको जान नहीं सकते कि इंडिया जानबूझ के नहीं चाहता था कि उनका कल्चर जो है वो दुनिया तक पहुँचे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक बनी हुई है आर्ट गैलरी अब। और दूसरी मेरी साइड थी कि क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो जो वहाँ के इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं लोगों के,
जॉब रिलेटेड, मिनिमम वेजेस के, फिर वहाँ पे बहुत से कढ़ाई करते हैं क्राफ्टमैन जिनको डेली वेजेस के लोग हैं। तो जब एक आप जंग में होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे कितनी उनको प्रॉब्लम्स होती होंगी, जहाँ पे उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स भी नहीं देता इंडिया जानबूझ के लोग वहाँ पे मर जाएं, फाके करें और मर जाएं और तहरीक को छोड़ दें। मगर ये एक इतनी इंटेंस जद्दोजहद है कि मैं समझती हूँ जो भी इसमें कोई हिस्सा डाल सकता है, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू भी कहूँगी, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हैं, चाहे कोई वो पोइट्री करते हैं, लिखें, ड्राइंग्स करें, ट्रिब्यूट दें कश्मीर को। और मैं तो हर चीज़ में मुझे कश्मीर ही नज़र आता है। आप देखेंगे ये जो दरख्त हैं, पहाड़ हैं, फल फूल, ये भी तो उन्हीं के खून से आ रहा है ना। अल्लाह ताला के बाद जो वो शहीद हो रहे हैं, पानी वहाँ से आता है, शहरग ऐसे ही तो नहीं कहा। तो ये सब हरियाली, फूल फुलवारियाँ, हुस्न जो है, इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी तहरीक का है। अगर ये तहरीक ना होती तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी का जो है थोड़ा सा भी पानी आता। अब भी डैम के डैम बन रहे हैं। तो बहुत मेरे लिए मैं समझती हूँ कि बहुत कोशिश होती है अपनी तरफ से कि हर एंगल से जो मैं कश्मीर को ओढ़ूँ बिछोड़ूँ। बुक रीडिंग का शौक़ कब से है आपको? आई और थिंक किस किस्म की बुक्स पढ़ती हैं? चाइल्डहुड से है, हर किस्म की बुक्स का शौक़ है। जिस तरह ये बहुत अच्छी बुक है हेनरी किसिंगर की वर्ल्ड ऑर्डर। इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बुक जो चेंजिंग टाइम्स के साथ जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। और फिर पोइट्री की भी बहुत शौक़ है, रूमी का बहुत, जलालुद्दीन रूमी की भी यहाँ। और इस बड़ी कलेक्शन है यहाँ पे भी। अगर ये भी आप देखें ना, सोल ऑफ रूमी, इस तरह की बुक्स जो होती हैं, मेरा वैरायटी है, डिपेंड्स ऑन द मूड। बट नेचुरली जब हम बात करते हैं कश्मीर की ओल्डेस्ट पेंडिंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड, तो फिर उस पर डेफिनेटली हिस्ट्री को पढ़ना, पॉलिटिक्स पे पढ़ना, और वो जो फ्रीडम फाइटर्स या लीडर्स, शिव गवेरा या नेल्सन मंडेला, यासर अरफात, और रिसेंट टाइम्स में जो आहिद तमीमी जो यंग लड़की है, वो एक आइकॉन बन गई है पैलेस्टाइन का। तो बड़ा मज़ा आता है। रिसर्च और पढ़ाई के बगैर आई थिंक जब आप एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यू बिकम अ फूल इफ़ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, यू हैवंट रिसर्च। और एम्पेरिकल एविडेंसेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में डिफरेंट जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको स्टडी किया जाए। कश्मीर पे जितनी भी किताबें लिखी गई वो तकरीबन आपने पढ़ी हैं, तो कौन सी बुक आप समझती हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त या बहुत अच्छी लगी आपको? एक तो बहुत मुझे पसंद है बशारत पीर की जो कर्फ्यू नाइट्स, उसके अंदर बहुत सा JKLF का भी जो जिक्र है कश्मीर में। जब 80s के लेट 80s में जब एक मिलिटेंट आर्म स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे जिस तरह यूथ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था 3rd डिग्री। और उसी टाइम यासीन साहब एक यंग टीनेजर थे, तो उन्होंने अपनी तहरीक स्टार्ट की थी आर्म स्ट्रगल। तो उसमें पापा 2 टॉर्चर सेंटर बहुत मशहूर है, तो उसके वाक़यात लिखे हैं और अभी भी फिर से मोदी की रजीम के अंदर वो चल रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ कलेक्शन, और अगर आप आपका एक फैमिली बैकग्राउंड भी है, ज़ाहिर है पढ़े लिखे घर से, आपके वालिद वालदा, तो घर में भी आपकी लाइब्रेरी है? बिल्कुल, हमारी आँख ही लाइब्रेरी में खुली है क्योंकि मेरे वालिद साहब प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के, एंड लकीली दी ओनली मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान इन द नोबेल जूरी। तो 10,000 किताबें तो हमारे अपने घर में होती थी। तो ये भी बुक बहुत यासीन साहब की बहुत फेवरेट है, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। यू मस्ट रीड दिस। और इनकी एक और भी है रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरी ऑफ सेल्फ। इसमें पूरे हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि आप किस तरीके से पावर पॉलिटिक्स जो होती है इंटरनेशनली भी, उसमें 15th सेंचुरी के एग्जाम्पल्स की क्या बगावत होती थी, किस तरह तहरीकें चलनी, और लीडरशिप स्किल्स उसके अंदर हैं। तो यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। और माइंड साइंसेस की भी, क्योंकि माइंड गेम्स बहुत होती हैं जब आप एक ऐसे अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर होते हैं, तो यू नीड टू हैव एक्सेप्शनल माइंड पावर्स कि आप हार ना माने, आप अपना रास्ता निकालें अंधेरे में से भी। और यहाँ पे भी ये है कश्मीर। हाँ जी, ये भी बहुत अच्छी बुक है, समांत्रा बोस की कश्मीर एट द क्रॉस रोड्स।
आई वुड रियली रिकमेंड कि ये भी अगर आपको वक्त मिले। और लाइन ऑफ कंट्रोल भी मैंने हाल ही में पढ़ी है, कि मैं आपके लिए ना एक गिफ्ट भी कर देती हूँ, एक अगर आपको टाइम मिले। ये मैं आपको छोटा सा एक तोहफा दूंगी अपनी तरफ से, और एक इंग्लिश में है बुक, एक उर्दू की है, क्योंकि आप माशाल्लाह ख़ुद भी राइटर हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप अपना इंटेलेक्चुअल इनपुट इसका में दें। और जो हालात हैं इस वक्त करंटली कश्मीर के अंदर, जो आर्टिकल 370 की जो एब्रोगेशन हुई है, उसके बाद जो वहाँ पे जाली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया ने किए हैं, उसके ऊपर ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। सारा दिन आपके साथ स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। और सेम हियर, बड़ा अच्छी लगा आए, और कुछ आपके साथ हमें भी मौका मिला थोड़ी आज वेकेशन छुट्टी मनाने का। जी, तो ये आपको एक छोटा सा टोकन है हमारी बहुत ऑर्गेनाइजेशन शुक्रिया जी, पीस एंड बहुत कल्चर का। शुक्रिया। और थोड़ा बहुत आप जब इस पेन से लिखेंगे तो आपको कुछ याद आएगा कश्मीर के हवाले से। बहुत और ज़बरदस्त। उम्मीद है कि अब आप आर्टिकल लिखेंगे कश्मीर। इंशाल्लाह मैं इस पे आर्टिकल भी लिखूंगा, और मैं अक्सर कश्मीर पे लिखता भी हूँ, और पाकिस्तानी राइटर जो हैं वो ये इसको अपना फ़र्ज़ समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस्तकामत दे। आप बहुत बड़े काज के लिए काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।